गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट यानी डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने कैसे न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया वो हम समझते हैं सबसे पहले। तो ये देखिए, अब इसको हम समझते हैं। ये ZnS है, ZnS कोटिंग किया हुआ है, थीन गोल्ड फॉइल है, रेडियो एक्टिव सोर्स है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड हो रहे हैं। जिंक ZnS की ये प्रॉपर्टी होती है कि जब भी इस पर कोई चार्ज पार्टिकल आके स्ट्राइक करता है तो वो ग्लो करता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ हमको स्पार्क लाइट्स मिल रहे हैं या ग्लो मिल रहा है स्क्रीन पे रैंडमली, कभी इधर कभी इस साइड कभी इस साइड। ठीक है, बहुत ही कम लेस अमाउंट में अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो इधर उधर स्कैटर्ड हो रहे हैं। तो इसके बेसिस पे रदरफोर्ड ने कुछ रिजल्ट और कंक्लूजन बताएं। तो चलिए हम उसको स्टडी करते हैं। रदरफोर्ड ने बताया कि व्हेन अ फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स आर अलाउड टू स्ट्राइक वेरी थीन गोल्ड फॉइल्ड इन वैक्यूम। वैक्यूम क्यों? ताकि अल्फा पार्टिकल्स की स्पीड पे किसी भी तरह का कोई इफेक्ट ना पड़े। तो उसने कुछ ये ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व किए विच आर लिस्टेड बिलो। फर्स्ट है, most of the alpha particles pass straight through the gold foil without any deflection from their original path। उसने ऐसा ऑब्जर्व किया कि जो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स थे वो विदाउट डिफ्लेक्शन शो किए हुए अपने ओरिजिनल पाथ से वो सीधे पास हो गए फ्रॉम द थीन गोल्ड फॉइल। नेक्स्ट पॉइंट है, a few alpha particles are deflected at small angles and very few are deflected at through large angles। तो उसमें से कुछ जो है अल्फा पार्टिकल्स वो स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्टेड हो गए और कुछ जो होगा लार्ज एंगल पर डिफ्लेक्शन उनका हुआ। ठीक है, थर्ड इसमें का कंक्लूजन निकला, a very few alpha particles completely rebound on hitting the gold foil and return back to their original path। बहुत ही few लेस अमाउंट के अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो बाउंस बैक हो गए थे। फॉर एग्जांपल ऐसे हम समझते हैं, यहाँ से मैंने रेज लिया तो कुछ ऐसे डिफ्लेक्टेड हो गए अल्फा पार्टिकल्स, ये ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ, बहुत ही लेस अमाउंट के डिफ्लेक्टेड हो गए, मैक्सिमम स्ट्रेट निकले थे। तो यानी इसके बेसिस पे उसने कुछ कंक्लूजन या रिजल्ट्स बताए, जो कि ये है कि जो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द इनसाइड द एटम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एम्प्टी होते हैं। तो चलिए इनके रिजल्ट्स को देखते हैं। हालांकि ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे, ये एज अ शॉर्ट रिविजन के तौर पे है। ठीक है, हम इनके कंक्लूजन्स देखते हैं क्या मिला या रिजल्ट्स चेक करते हैं इनके। रदरफोर्ड एक्सप्लेन दीज ऑब्जर्वेशन इन द फॉलोइंग वे। उसने इन ऑब्जर्वेशंस को ऑब्जर्व करके कुछ इस तरह से अपना रिजल्ट्स दिया कि जो मैक्सिमम पोर्शन से सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, बिना डिफ्लेक्शन शो किए हुए स्ट्रेट पास आउट हो गए थे। तो उसके पीछे उसने रीज़न बताया कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो ऐसा इसलिए हुआ कि a lot of the part inside the atoms is empty। ठीक है, तो since most of the alpha particles pass straight through the gold foil without any deflection, it shows that there is a lot of empty space in the atom, कि एटम के अंदर बहुत सारे empty space होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट उसने कंक्लूजन के तौर पे बताया, रिजल्ट्स के तौर पे, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो कि बहुत ही लेस एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए थे, कुछ लार्ज एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए थे, तो उनके पीछे का रीजन इसने एक्सप्लेन किया क्यों होता है, क्यों ऐसा होता है ये। तो सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंड लार्ज एंगल्स सो डैट देयर इज अ सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब एटम्स के इनसाइड में एक सेंटर है जो कि क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, उसने ऐसा ये एक्सप्लेन किया। In the atom which repels the charge alpha particles means 2 प्लस अल्फा पार्टिकल्स में इतना चार्ज आता है, मास उसका होता है 4 यूनिट। ठीक है, तो ये प्लस प्लस होने की वजह से वो एक दूसरे को रिपल करता है, मतलब सेंटर्स में जो पॉजिटिव चार्ज है वो अल्फा पार्टिकल्स को रिपल कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो दोनों सेम चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ positive charge in the atom which repels the positively charged alpha particles and deflects, उनको डिफ्लेक्ट कर देता है from their original path। ठीक है, और इसी सेंटर पॉजिटिव चार्ज जो था उसका नाम रख दिया गया न्यूक्लियस। ठीक है, तो दिस सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन द एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस।
लास्ट कंक्लूजन उसने ये बताया, रिजल्ट बताया कि जो लास्ट ऑब्जर्वेशन मिला था कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स कम्प्लीटली रीबाउंड हो गए थे ऑन हिटिंग द गोल्ड फॉइल फ्रॉम द न्यूक्लियस इज वेरी, तो उससे उनको स्टेटमेंट मिला, कुछ कंक्लूजन मिला, रिजल्ट्स मिला न्यूक्लियस के बारे में कि जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ही क्या होता है, डेंस होता है एंड हार्ड होता है। ठीक है, उसी के बेसिस पे इन्होंने ये डिफाइन किया। लिखा है द ऑब्जर्वेशंस दैट वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स कम्प्लीटली रीबाउंड on hitting the gold foil shows that nucleus is very dense and hard, यहाँ पे hard नहीं hard होगा, which does not allow the alpha particles to pass through it, उसने इसीलिए allow उसको नहीं किया। ठीक है, अब इन सब सारे का ऊपर जो डिस्कशन हमने किया रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग के बेसिस पे कुछ और भी हमको इन्फॉर्मेशन पता चला न्यूक्लियस के बारे में, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। फ्रॉम द एबव डिस्कशंस वी कंक्लूड दैट रदरफोर्ड alpha particles scattering experiment shows the presence of nucleus in the atom। अल्फा पार्टिकल्स के स्कैटरिंग से हमको न्यूक्लियस के बारे में इंफॉर्मेशन मिला। अब उस न्यूक्लियर के बारे में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिला वो चेक करते हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं हमारे पास न्यूक्लियस के बारे में आफ्टर द कंडक्टिंग द रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग। ठीक है, आफ्टर रीडिंग द अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, फर्स्ट क्या मिला हमको, जो न्यूक्लियस था मेरा वो कैसा था, पॉजिटिवली चार्ज था। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, एंड सेकेंड पॉइंट है न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज वेरी डेंस, स्पेलिंग मिस्टेक है, वेरी डेंस एंड हार्ड। ठीक है, इसीलिए जो होता है फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स जाते हैं, रीबाउंड हो जाते हैं और रिट्रैक आ जाते हैं, अपने ओरिजिनल पाथ को फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमको कंक्लूजन के तौर पे मिलेगा न्यूक्लियस के बारे में कि न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज़ वेरी स्मॉल, बहुत ही स्मॉल होते हैं एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम्स। एटम्स के साइज के रिस्पेक्ट में अगर हम चेक करें तो ये है मेरा न्यूक्लियस और ये है मेरा एटम, तो एटम के साइज के रिस्पेक्ट में न्यूक्लियस का जो साइज है बहुत ही क्या है, स्मॉल होता है। ठीक है, तो ये सब कंक्लूजन्स हमको मिले रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग के बेसिस पे। सारे कंक्लूजन को आप शॉर्ट में इस तरह से यहाँ से समझ सकते हैं कि ये मेरा बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स है, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ये गोल्ड फॉइल का एटम है, यहाँ पे आए और बहुत ही स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्शन हुआ, मैक्सिमम स्ट्रेट निकल गए थे और कुछ लार्ज एंगल पर डिफ्लेक्टेड हो गए थे, और वेरी फ्यू जो होगा, वेरी फ्यू वो रिटर्न बैक हो गया था। ठीक है, तो रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग से हमको न्यूक्लियस के बारे में पूरा कंक्लूजन मिला, रिजल्ट्स, और इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस मिले। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे अब यहीं पे। रदरफोर्ड ने ये अपने एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के बाद एटम से रिलेटेड एटॉमिक मॉडल दिया जिसको हम पढ़ते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो लेट्स रीड अबाउट द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में डिस्कस करते हैं। हालांकि इससे हमको ये पता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम पोर्शंस इनसाइड द एटम्स क्या होते हैं, एम्प्टी होते हैं। चलिए अब इससे रिलेटेड रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल को डिस्कस करते हैं हम लोग। नाउ वी हैव टू रीड अबाउट द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटॉम। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के बेसिस पे कुछ एटॉमिक एटम से रिलेटेड एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया जिसको हम बोलते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल इन 1911। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ने क्या कंक्लूजन दिया, अपना क्या रिजल्ट्स दिया, तो बताया कि इन एन एटम कंसिस्ट द पॉजिटिवली चार्ज पार्ट्स डेंस एंड वेरी स्मॉल न्यूक्लियस। जिसने बताया था कि जो एटम्स होता है, एटम के मिड वाला जो पॉइंट था जो कि न्यूक्लियस था वो कैसा था, वेरी हार्ड, डेंस एंड पॉजिटिवली चार्ज। तो उसने यही इन्फॉर्मेशन बताया। और टोटल मास ऑफ द एटम कहाँ पे होता है, कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है, कंसंट्रेटेड होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट उसने यही बताया था। तो फर्स्ट पॉइंट रीड करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है मेरा, एन एटम कंसिस्ट अ पॉजिटिवली चार्ज डेंस and very small nucleus containing protons and neutrons। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंसिस्ट करता है। द इंटायर मास ऑफ एटम इज कंसनट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। जो टोटल मास ऑफ द एटम्स होता है वो कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में ही कंसनट्रेटेड होता है। ठीक है, यहीं पे कंसनट्रेटेड पाया जाता है। और न्यूक्लियस कैसा होता है, टोटल पॉजिटिवली चार्ज होता है, हार्ड होता है एंड डेंस होता है। सेकेंड पॉइंट इसने क्या बताया, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाई नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन।
जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, सराउंडेड बाय होता है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ एट वेरी हाई स्पीड। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व करते रहते हैं अराउंड द न्यूक्लियस एट अ वेरी हाई स्पीड। यहाँ पे वेरी हाई स्पीड के तौर पे वो रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। These circular paths of the electrons are called orbits। ये जो सर्कुलर पाथ्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, ऑर्बिट्स बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसका। अब एटम्स के बारे में इसने और रिजल्ट्स बताएं। क्या बताया कि जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल। क्यों ऐसा होता है, बिकॉज यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होते हैं और निगेटिव चार्ज होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल। हेंस द टोटल एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। तो चलिए थर्ड कंक्लूजन देखते हैं। एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल, ठीक है। और इसी की वजह से जो एटम्स होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। 4 पॉइंट्स हम देखते हैं। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ एटम। जो न्यूक्लियस का साइज निकल के आता है वो एटम के कंपेरिजन में बहुत ही स्मॉल होता है। ये है मेरा न्यूक्लियस, ठीक है, और ये है मेरा एटम। तो लगभग 10⁻⁻10 मीटर, मैंने बताया था 10⁻⁻10 मीटर एंड 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया मेरा न्यूक्लियस का साइज और ये एटम का साइज, रेडियस बता रहे हैं वहाँ पे उसका, ठीक है। चलिए ये कुछ ऐसा अरेंजमेंट है, आप देख सकते हैं। ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं और न्यूक्लियस है मेरा सेंटर पे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। पूरा पॉइंट फिर से हम एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहले रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल में क्या बताया कि जो एटम्स का जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ही वेरी हार्ड होता है, डेंस होता है, स्मॉल होता है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम एंड पॉजिटिव होता है, ठीक है। और जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करते हैं एट अ वेरी हाई स्पीड पे, ठीक है। और जिस पाथ को ये फॉलो करते हुए रिवॉल्व करते हैं उसको हम बोल देते हैं ऑर्बिट्स। यानी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते रहते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस की साइज जो होती है वो एज अ एटम के कंपेरिजन में बहुत ही कम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे, यहाँ पे कवर करेंगे कि जो रदरफोर्ड ने अपना ये एटॉमिक मॉडल दिया तो क्या उसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, तो वही हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। नेक्स्ट टॉपिक अपना कवर करते हैं ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन किया था, सबसे पहले तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को ये एक्सप्लेन करने में फेल हो गए थे, ठीक है। दिस इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। दूसरा, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल्स, चलिए देखते हैं कैसे रदरफोर्ड जो होता है वो इस एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने में फेल कैसे हो गया, ठीक है। तो इससे पहले हम आप लोग को एक एनिमेशन दिखाते हैं, आप लोग को देख के समझ में आएगा कैसे वो फेल्ड हो गया था एक्सप्लेन करने में। देखिए अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड जो होता है न्यूक्लियस के राउंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व करते रहते हैं एट अ वेरी हाई स्पीड इन द ऑर्बिट। तो अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में कंटिन्यूअस वेरी हाई स्पीड पे रिवॉल्व करेगा तो वो अपने एनर्जी को क्या करेगा, लूज़ करता जाएगा और फाइनली उसका ऑर्बिट्स डिक्रीज होता जाएगा। वो फाइनली अपने ऑर्बिट से आते आते रोटेट करते हुए एटम्स के न्यूक्लियस पे जाके कोइंसाइड कर जाता, कोलैप्स कर जाता, ठीक है। तो कोलिजन यहाँ पे ऑकर्स होता तो उस केस में एटम्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। बट ये एक्सप्लेन करने में रदरफोर्ड फेल हो गए कि इसके पीछे का रीज़न क्या है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं बट वो जाके न्यूक्लियस से नहीं टकराते हैं एनर्जी लॉस करने के बाद भी, ठीक है। एनर्जी लूज़ करने के बाद भी वो न्यूक्लियस से जाके क्यों नहीं टकराते हैं, ठीक है। तो यही मेन ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है। हम उनको एक बार फिर से कवर कर लेते हैं, देख लीजिए। तो ड्रॉबैक्स हम पढ़ लेते हैं पूरा।
Drawbacks of Rutherford. The Rutherford atomic model explain the structure of atom in very simple way. बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन कर दिया. But it suffers from the following drawbacks. कौन कौन से ड्रॉबैक्स थे तो वो पढ़ लेते हैं. सबसे पहले तो ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया. अब अकॉर्डिंग टू द Rutherford atomic model, an electron revolving around the nucleus get accelerated towards the nucleus. ऐसा होना चाहिए. रदरफोर्ड ने बताया था कि वो अपने न्यूक्लियस के अराउंड में ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते रहते हैं. तो आखिर जब कोई भी चार्ज पार्टिकल्स रिवॉल्व करेगा तो वो अपने एनर्जी को लूज़ करेगा, तो फाइनल जाके न्यूक्लियस से कोलैप्स करना चाहिए. तो एटम एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा. बट इसके पीछे का रीज़न ऐसा क्या है कि एटम की स्टेबिलिटी बनी हुई है, वो एक्सप्लेन करने में फेल हो गए थे रदरफोर्ड. तो एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस गेट एक्सेलरेटेड टुवर्ड द न्यूक्लियस एंड एक्सेलेटिंग चार्ज पार्टिकल मस्ट इमिट रेडिएशन. मिशन के तौर पे रेडिएशन इमिट करेगा रेडिएशन और अपने एनर्जी को लूज़ करेगा. Thus, the electrons in atom must continuously emit the radiation and lose energy and collapse with the nucleus. तो एटम एग्जिस्ट ही नहीं करता. तो दिस इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. गुड डे, हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल, जय हिंद.